हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। इससे पहले हमने जो एरे देखे थे वो सारे के सारे आपके वन डायमेंशनल एरे थे। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे मतलब आपके जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे एक लाइन से स्टोर थे। ठीक है, सपोज आपको कार्स स्टोर करने हैं कि कितनी कार्स हैं, तो आप एक लाइन से सारी सारी कार्स स्टोर करे जा रहे हो। ठीक है, आपको स्टोर करना है एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के नंबर कितने आए हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप उनको एक लाइन से स्टोर करे जा रहे हो। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको अलग अलग लाइन में स्टोर करना पड़ता है। मतलब सपोज आपको स्टोर करना है कि एक क्लास के अंदर बच्चों के मैथ में कितने नंबर हैं, उसके बाद फिजिक्स में कितने नंबर हैं, फिर इंग्लिश में कितने नंबर हैं। ठीक है, तो आप सबको एक ही रो में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अलग अलग रो चाहिए। आपने एमएस एक्सेल देखा होगा, एमएस एक्सेल उसके अंदर आपकी रोज और कॉलम होती है। ठीक है, वही रोज और कॉलम जो होती है वो आपकी एक तरीके से टू डायमेंशनल एरे होते हैं। ठीक है, आपके वन डायमेंशनल एरे को मिला के काफी सारे वन डायमेंशनल एरे को अगर आप मिला देते हो, ज्वाइन कर देते हो, आपका टू डायमेंशनल एरे बनता है। जिस तरीके से आपके काफी सारे एलिमेंट्स को मिला देने के बाद आपका वन डायमेंशनल एरे बनता है, उसी तरीके से काफी सारे वन डायमेंशनल एरे को मिला देते हैं तो आपका टू डायमेंशनल एरे बनता है। और उसी तरीके से आपका अगर टू डायमेंशनल एरे, काफी सारे टू डायमेंशनल एरेज को अगर आप मिला देते हो तो आपका थ्री डायमेंशनल एरे बनता है। इसलिए ऐसे ऐसे करते 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 एन डायमेंशनल एरे बनते हैं आपके। ठीक है, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक लोअर डायमेंशन से ऊपर आ रहे हो और आप एक अपर डायमेंशन बना रहे हो। ठीक है, जिस तरीके से आपका एक पॉइंट होता है इनिशियली, आप मल्टीपल पॉइंट्स को मिला देते हो तो कहते हैं ना कि मल्टीपल पॉइंट्स को मिला देने से एक लाइन बन जाती है। तो ये अगर आपका वन जो पॉइंट्स थे आपके, अगर वो वन डायमेंशनल थे तो आपकी जो लाइन हो गई वो आपकी टू डायमेंशनल होगी। इसी तरीके से अगर कहते हैं कि अगर हम इन लाइंस को मिलाते हैं, काफ़ी सारी लाइंस को मिलाते हैं तो एक प्लेन बनता है। ठीक है, एक प्लेन बनता है। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी है, अगर आप काफ़ी सारे एलिमेंट्स को मिला देते हो, एक साथ रखते हो काफ़ी सारे एलिमेंट्स को, तो आपका एरे बनता है। और काफ़ी सारे वन डायमेंशनल एरेज को मिला देते हो तो आपका टू डायमेंशनल एरे बनता है। तो अगर अब मैं बोलूँ आपको कि क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स हैं उनको स्टोर करो, तो उनको स्टोर करने के लिए अब आपको अलग अलग एरे नहीं बनाने। आप क्या करोगे, फिजिक्स के मार्क्स अलग रो में स्टोर कर दोगे, केमिस्ट्री के मार्क्स अलग रो में स्टोर कर दोगे, मैथ्स के मार्क्स अलग रो में स्टोर कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे जो होते हैं वो बेसिकली इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने काम में आते हैं, जहां पर आपको काफी सारी अलग अलग डिफरेंट रोज और कॉलम्स के साथ खेलना होता है। ठीक है, सपोज आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपकी जो इमेजेस होती हैं, ठीक है, जो आपकी पिक्चर्स होती हैं, उनको जब भी हम मशीन लर्निंग की हेल्प से उनको एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम उनको एज अ मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, आपका जो मैट्रिक्स होता है, आपने मैथ में मैट्रिक्स पढ़ा होगा। ठीक है, रोज और कॉलम्स होती है। तो जैसे ही कोई इमेज होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो पिक्सल से बनी होती है, आपकी जो भी इमेज होती है वो पिक्सल से बनी होती है, और हम हर पिक्सल को एक पॉइंट असाइन कर देते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो सपोज ये आपकी कोई इमेज है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हर पॉइंट होगा वो आपको, हर वो जो पॉइंट है वो उस पिक्सल की इंटेंसिटी को बताता है कि ये पिक्सल कितना ग्लो करेगा, ये पिक्सल कितना डार्क होगा, ये पिक्सल कितना ग्लो करेगा, कोई भी पिक्सल। तो उस हिसाब से आपकी एक प्रॉपर फिर इमेज बन के आती है। तो वहां पर भी आप एक तरीके से आप एक मैट्रिक्स यूज कर रहे हो, और वो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक टू डायमेंशनल एरे है। ठीक है, ऐसे अगर आप 3D में आओ, अब 3D के अंदर जैसे आपका रूबिक्स क्यूब होता है। ठीक है, 3x3 का रूबिक्स क्यूब होता है, वो आपका एक तरीके से थ्री डायमेंशनल एरे हो गया। ठीक है, थ्री डायमेंशनल एरे हो गया वो आपका, उसके अंदर थ्री टू डायमेंशनल एरेज हैं, तो वो आपका थ्री डायमेंशनल एरे हो गया। इसी तरीके से आपके आपके फोर डायमेंशनल एरे भी आप बना सकते हो। तो जैसी जैसी आपकी प्रॉब्लम्स की रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से आप उतने ज़्यादा डायमेंशनल के एरे आप बना सकते हो। तो यहाँ आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्यों यूज़ करते हैं हम। ठीक है, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है बेसिकली। तो अब देख लेते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे होते कैसे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो मल्टी डायमेंशनल एरे है ये आपका 2D एरे है। ठीक है, और ये 2D एरे जो है ये आपका तीन 1D एरे से बना है। इसके अंदर 1D एरे कौन कौन से हैं, तो ये आपका एक 1D एरे था, वन डायमेंशनल एरे, ये आपका वन डायमेंशनल एरे था, और एक ये वन डायमेंशनल एरे था। ठीक है, इसके अंदर आपके तीन वन डायमेंशनल एरे हैं। ठीक है, और इन तीनों को जब मैंने क्लब कर दिया, इन तीनों को जब मैंने मिला दिया, तो आपका एक टू डायमेंशनल एरे बन रहा है। ठीक है, और इसके अंदर कन्वेंशन होती है, ये आपकी रोज होती है। ठीक है, ये सारी आपकी रोज है। बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल है वो आपकी रोज होती है, और जो वर्टिकल है वो आपके कॉलम्स होते हैं। और इसके अंदर भी जैसे इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है आपकी नॉर्मल एरेज के अंदर, यहां भी जीरो से स्टार्ट होती है। तो ये कॉलम जीरो, ये कॉलम वन, ये कॉलम टू। तो जो आपके 2D एरेज होते हैं वो भी आपके नॉर्मल एरेज की तरह ही उनका इनिशियलाइजेशन होता है, उनका डिक्लेरेशन भी नॉर्मल, आपके नॉर्मल जो अभी तक हमने वन डायमेंशनल एरे कहते उनके जैसे ही होता है, सिमिलर होता है काफ़ी। तो हम देख लेते हैं कोड के अंदर कि एक्चुअली ये होते कैसे हैं। तो इक्लिप्स में आता हूँ मैं, और एरेज के अंदर एक डिफाइन कर देता है मल्टी डायमेंशनल एरे करके।
the new class, let's call it 2D array. तो अगर आपको एक वन डायमेंशनल एरे बनाना है तो वन डायमेंशनल एरे के लिए तो आप कुछ नहीं करते, इंट ए, सपोज ए नाम का वन डायमेंशनल एरे बनाना है मुझे, तो इंट ए फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू इंट, और अगर इसका साइज मुझे कुछ भी रखना है वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सपोज मैंने 5 रख दिया तो एक एरे बन जाएगा और उसका साइज होगा 5, ठीक है। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, ये आपका वन डायमेंशनल एरे है। लेकिन हम चाहते हैं एक 2 डायमेंशनल एरे बनाना, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे बनाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर एक बार हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रखे हैं 2 डायमेंशनल के लिए, हम 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। एक बार स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पर डिफाइन कर देंगे लेट्स से 3। तो ये लाइन लिखने से क्या हुआ, इंट ए, उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर न्यू इंट, फिर एक के अंदर 5 लिखा है, एक के अंदर 3 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके 5 एरे बन चुके हैं, ठीक है, 5 अलग अलग एरे बन चुके हैं, और उन सभी एरेज का अपना अपना साइज जो है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 5 एरे बने हैं, ठीक है, और उन सब का अपना अपना साइज जो है वो 3 है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे को बना मिला के आपके 2 डायमेंशनल एरे बनते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके 5 वन डायमेंशनल एरे को मिला के आपका 2 डायमेंशनल एरे बन रहा है, ठीक है। और हर वन डायमेंशनल एरे की जो लेंथ है वो आपकी 3 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके 3 वन डायमेंशनल एरे को बना के आपका एक 2 डायमेंशनल एरे बन रहा है। तो अगर इसको हम लिख रहे होते, इनिशियलाइज कर रहे होते, तो इसको लिखने के लिए हम करते इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहां लिखते हम 3 3। तो इस तरीके से आपका ये डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। ये आपका एक 2 डायमेंशनल एरे जो है वो ए नाम का वो डिक्लेयर हो गया। तो ये तो आपका हो गया डिक्लेरेशन कि आपको एरे डिक्लेयर कैसे करना है। अब आपको एरे में से वैल्यूज कैसे एक्सेस करनी है, ठीक है। एरेज में से वैल्यू एक्सेस करनी होती है आपको, तो आपको याद होगा वन डायमेंशनल एरे के अंदर अगर आपको कोई भी एरे एक्सेस करना है, सपोज आपका बी एक वन डायमेंशनल एरे है, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, अगर आपको ith वैल्यू एक्सेस करनी है तो बी आई लिखते हो आप, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेकर n-1 के अंदर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 0 से लेकर n-1 के अंदर कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे के अंदर कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो आपको यहाँ पे सिर्फ आई नहीं बताना पड़ेगा, साथ में इसको एक ये वाली वैल्यू भी बतानी पड़ेगी जिसको आप जे कह सकते हो, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर देख रहे हो 9 वैल्यूज है, 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर 9 वैल्यूज है। आपको बताना पड़ेगा भाई कौन सी वैल्यू चाहिए आपको। अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, सपोज ये वाली वैल्यू, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन से रो के अंदर कौन से कॉलम वाली वैल्यू है, ठीक है। पिन पॉइंट बताना पड़ेगा इससे आपको। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बस A2 दे दो, नहीं, A2 का मतलब इसे पता ही नहीं। A2 के अंदर तो आपके ये वाले एरे आ गए पूरे का पूरे, ठीक है। अगर आप इसको बोलोगे A1, तो A1 के अंदर तो ये पूरा का पूरा एरे आ गया, ठीक है। आप इसे बता नहीं रहे कि इस वाले एरे के अंदर कौन सी वाली पोजीशन चाहिए, तो इस वाले एरे के अंदर आपको ये वाली लोकेशन चाहिए, ठीक है। तो ये जो पोजीशन होगी वो होगी आपकी कि फर्स्ट एरे के अंदर सेकंड पोजीशन। तो यही चीज एक बार स्लाइड में देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होगे कि यहां पे भी एक 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। देख रहे हो, रो 1, रो 2, रो 3 और 4 कॉलम्स हैं 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। इनकी इंडेक्सिंग यहाँ पर देख रहे हो 0 से स्टार्ट है, ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। ये 0th रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ऐसे ही यहाँ पे ये 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस एरे के अंदर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 12 वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। 12 वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 12 डिस्टिंक्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हो आप इस एरे के अंदर, ये मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर। और अगर आपको बताना है कि कोई सी भी वैल्यू आपको चाहिए, कोई सी भी एक सेल की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये आपके मल्टीपल सेल्स हो गए, ठीक है, कोई भी एक सेल की वैल्यू चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन से रो के अंदर कौन से कॉलम वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप सपोज ये वाली वैल्यू चाहते हो जिसके अंदर रो सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, ठीक है, तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई A1 2 1 मतलब जो पहली वाली वैल्यू होगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो बताएगी कौन सी रो है, और दूसरी वाली वैल्यू बताएगी कौन सा कॉलम की बात कर रहे हो आपको। और हमेशा याद रखना वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है हमारे एरेज के अंदर, हमेशा जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो वो यहाँ पे हो रहा है A1 2 का मतलब है कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके अगर आप ये वैल्यू देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, तो इसको अगर हम एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे A2 3, ठीक है। A स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, उसके बाद फिर 3,
इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड वाली रो के अंदर थर्ड वाला कॉलम, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे भी, तो हमेशा याद रखना है कि इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। और अगर कोई भी हमें वैल्यू एक्सेस करना है, कोई भी सेल एक्सेस करना है, तो उस सेल का हमें एकदम पिन पॉइंट लोकेशन बतानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि उसकी रो कौन सी है, उसका कॉलम कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेस करते हो। इसको हम कोड में देख लेते हैं एक बार। तो अभी जैसे मैंने ये डिक्लेयर कर दिया आपका एक एरे, तो हमें याद रखना होगा कि एरे जब भी हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उनके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 चली जाती है, ठीक है। तो अभी ये 5 रोज और 3 कॉलम्स का मतलब टोटल 15 वैल्यूज, ये सारी सारी जो 15 वैल्यूज है ये इन सबके अंदर अभी 0 चला गया है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होती है। तो अगर हम इनके अंदर वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, सपोज मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि सेकंड रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे मैं 0 बेस इंडेक्सिंग मान के चल रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये एक्चुअली में थर्ड रो और सेकंड कॉलम होगा, लेकिन मैं 0 बेस इंडेक्सिंग मान के चल रहा हूँ पहले से ही। तो यहाँ पे हम अगर इस तरीके से एक्सेस करना चाहें इस वैल्यू को, तो कैसे क्या आंसर आएगा देखते हैं। मैंने रन किया इसे, 0, इसको नीचे कर देता हूँ, तो ये 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हमने ये एक सेल एक्सेस कर लिया। इस तरीके से हम किसी भी सेल को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर भी सेम आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, ठीक है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। तो हमें याद रखना होगा हमेशा कि जो पहली वाली वैल्यू है वो हमेशा इस वाली वैल्यू से कम हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने 2 लिखा है, दिस 2 शुड बी लेस देन 5, ठीक है। और साथ में ये जो 1 लिखा है मैंने यहाँ पे उस बाद में, दिस 1 शुड बी लेस देन 3, मतलब रो से कम होना चाहिए और कॉलम से कम होना चाहिए हमेशा, ठीक है। उससे आगे लिखेंगे तो वो हमेशा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर कोई हमने एरे डिफाइन किया है 5 लेंथ का, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम 6th वैल्यू मांग रहे हैं, 7th वैल्यू मांग रहे हैं या फिर 5th वैल्यू भी मांग रहे हैं, तो वो आपको एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मिल जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, आप एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चले जाओगे। अगर आपने जो डिफाइन किया हुआ है एरे, उसके बाहर की वैल्यू को आप एक्सेस करोगे तो आप एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चले जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरे डिक्लेयर करने का। अगर सपोज अब मैं चाहता हूं कि एरे मुझे इनिशियलाइज भी करना है, ठीक है, मेरा जो 2 डायमेंशनल एरे है मैं चाहता हूं उसे इनिशियलाइज भी करना चाहता हूं, तो उसका क्या तरीका है, तो उसका हम तरीका देख लेते हैं। एकदम सिमिलर ही होता है वो भी, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो सपोज मैंने ये एरे कमेंट कर दिया, तो इंट बी ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो आपका 1 डायमेंशनल एरे होता था तो आप क्या करते थे, जैसे अगर ये बी आपका 1 डायमेंशनल एरे है तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो कि 3 1 5 7, ठीक है, 2। तो ये आपका एक 1 डायमेंशनल एरे आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन अगर आपको 2 डायमेंशनल एरेज इनिशियलाइज करने हैं तो आपको मैंने बताया था कि काफ़ी सारे बंच ऑफ 1 डायमेंशनल एरेज को अगर आप मिला दोगे तो आपका 2 डायमेंशनल एरे बनता है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसको 2 डायमेंशनल एरे बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपका ये 1 डायमेंशनल एरे है, इसको अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे बनाना है तो बंच ऑफ 1 डायमेंशनल एरेज को क्लब करना पड़ेगा। तो एक यहाँ आएगा ब्रैकेट, एक यहाँ आएगा। उसके बाद आप चाहो तो मैं यहाँ पे इसको नीटली लिख लेता हूँ, इसके लिए यहाँ पे ये तो अब यहाँ पे एक दूसरा एरे डिफाइन कर देते हैं 4 1 7, फिर एक और एरे डिफाइन कर सकते हैं इसी तरीके से हम, इसके अंदर 1 2 3 5 6 8, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने 3 एरेज लिए, ठीक है, 3 एरेज लिए और किसी की लेंथ कुछ है, किसी की लेंथ कुछ है। यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सबकी जरूरत नहीं है कि सभी एरे की जो है लेंथ सेम हो, ठीक है। और सभी एरे की लेंथ अपनी अपनी अलग हो सकती है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, काफ़ी सारे 1 डायमेंशनल एरेज को एक साथ लिख दिया और उनको मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया। देख रहे हो यहाँ पे ये वाला कॉमा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉमा, ठीक है, ये वाला कॉमा जो बाकी सारी एरेज को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक 2 डायमेंशनल एरे हो गया जो हमने इनिशियलाइज कर दिया है। सिमिलर टू 1 डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन जैसा था ये भी, ठीक है। इसके अंदर आपने काफ़ी सारे 1 डायमेंशनल एरे को क्लब कर दिया। तो अब अगर इनको एक्सेस करना है आपको तो आपको कुछ नहीं करना, सिस आउट, सपोज आपको लिखना है बी, तो 0th रो के अंदर सेकंड कॉलम, तो ठीक है। तो 0th रो ये हो गई आपकी, 0th रो मतलब 0th पोजीशन पे जो एरे है उसके अंदर सेकंड पोजीशन, तो 0 1 2 मतलब ये वाली पोजीशन, ठीक है। तो ये पोजीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो 5 प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट के अंदर 2 प्रिंट करते हैं तो वो आपका ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो मतलब ये वाली रो, उसके अंदर ये वाला कॉलम। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट के अंदर थर्ड प्रिंट करूँगा तो थर्ड तो यहाँ पे है ही नहीं, इसे रन करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो ये वही बोल रहा है
कि ये जो एरे आप एक्सेस कर रहे हो, इस एरे की लेंथ तो 3 है, और लेंथ 3 है, लेकिन आप थर्ड पोजीशन मांग रहे हो, तो वो तो आपकी डिफाइंड ही नहीं है, तो वो आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो एरेज होता है 2 डायमेंशनल एरे, वो आपके इनिशियलाइज होते हैं। तो यही होता है आपका यार 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंट होता नहीं है। बेसिकली आपके 2 डायमेंशनल एरेज जो होते हैं वो आपके मैट्रिक्स के साथ खेलने काम में आता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो ऑपरेशन होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर वो आपके एरेज में होते हैं। काफ़ी सारे जो ऑपरेशन होते हैं वो आपके मैट्रिक्स के अंदर भी होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर आपकी इमेज प्री प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जितनी भी इमेज प्री प्रोसेसिंग है वो आपकी सारी सारी मैट्रिक्स की फॉर्म में हो रही होती है। तो उन सबको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे यूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे को फाइनली। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपने मैट्रिक्स तो किए ही होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स आपके होते हैं रोज और कॉलम्स होती है। तो मैट्रिक्स के अंदर सपोज आपको 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं और उनको उनका जो एडिशन है, उनका जो फाइनल एडिशन है, उसके रिजल्ट को आपको एक थर्ड मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे? तो वो एक क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो मैं एरेज में गया, यहाँ पे एक न्यू क्लास बना लेता हूँ। लेट्स कॉल इट मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, इसके अंदर मेन फंक्शन चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हम जो मैट्रिक्स है वो यूजर से मांग लेते हैं। ठीक है, तो यूजर ही बता देगा कि ये मैट्रिक्स है हमारा। तो उस जो मैट्रिक्स है, जो 2 मैट्रिक्स होने वाले हैं ए और बी करके मैट्रिक्स ले लेंगे हम, तो उनकी जो डायमेंशन है वो भी हम यूजर से मांग लेते हैं। ठीक है, तो कितनी रोज होनी चाहिए, कितनी कॉलम होनी चाहिए, वो भी यूजर से मांग लेते हैं। तो उसके लिए पहले स्कैनर डिफाइन करना पड़ेगा एक। तो स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। तो रोज जो है वो यूजर से मांग लेते हैं। तो SC डॉट नेक्स्ट इंट, और कॉल्स, कॉल्स मतलब कॉलम्स, तो कॉलम्स भी मंगा लेते हैं यूजर से, SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो ये आपकी रोज और कॉलम्स डिफाइन होगी। तो इतनी रोज और कॉलम्स के आपको 2 आप एरेज बना लोगे। तो पहला एरे होगा A, जो कि होगा न्यू इंट रोज और कॉल्स, और जो B एरे होगा उसके भी सेम होंगे। तो ए और बी जो एरेज है उनको अगर आपको ऐड करना है तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होगा कि अगर डायमेंशन अलग अलग होंगी तो हम इनको एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते 2 एरेज का, 2 मैट्रिक्सेस का। ठीक है, तो यहाँ पे वो रोज और कॉलम सेम है। तो आपने रोज और कॉलम्स बना लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब इनकी इनपुट करा लेते हैं कि रो आपका पहला मैट्रिक्स क्या और दूसरा मैट्रिक्स क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स प्रिंट करा लेते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन रोज I प्लस प्लस, विद फॉर इंट J इक्वल्स टू 0, J लेस देन कॉल्स J प्लस प्लस। तो AI J इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने A वाला जो मैट्रिक्स था वो आपने इनपुट करा लिया। ठीक है, सिमिलरली यही कोड कॉपी कर देता हूँ मैं, और बी वाला एरे भी, बी वाला जो मैट्रिक्स है वो भी प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं BIJ। तो आपने यहाँ पे ए और बी जो 2 मैट्रिक्स थे वो आपने यहाँ पे यूजर से इनपुट करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 जो मैट्रिक्स थे वो हमने इनपुट करा लिया यूजर से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इनका जो रिजल्ट है उसको एक अलग मैट्रिक्स में स्टोर करना है। ठीक है, तो एक अलग मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे, उसको लेट्स कॉल C। ठीक है, C नाम का मैट्रिक्स बना लेते हैं, और उसकी भी डायमेंशन सेम होगी। तो रोज कॉल्स। अब क्या करना है, अब 1 बाय 1 जाना है और सभी सेल्स पे जाना है, और सभी सेल्स पे जाके एक एक करके सारे सेल्स को कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड करना है और उनको C में स्टोर करना है। तो उसके लिए भी आपका सेम लूप चलेगा, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यही आपका लूप है, और करना क्या है कि Cij की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी Aij प्लस Bij। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था यार, ये काफ़ी सिंपल था, काफ़ी मुश्किल था नहीं है। तो कुछ नहीं करना कि ए वाली सेल की वैल्यू और बी वाली सेल की वैल्यू को ऐड करना है और उसे सी में डाल देना है। ठीक है, सिंपल सा कोड था काफ़ी। तो आपका यहाँ पे ये एडिशन हो चुका है। अब ये एडिशन हो चुका है, इसको प्रिंट करना है हमें, तो हम प्रिंट भी कर लेंगे इसे। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं भाई। तो Cij
तो यहाँ पे आपका ये सी प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करते हैं, और रन करने से पहले क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मैं कुछ, कि पता चलना चाहिए ना कहाँ पे कोड आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो कुछ प्रिंट वैल्यूज़ डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो सिस आउट एंटर डायमेंशंस, वरना कई बार पता नहीं चलता कि आपका कोड किस जगह पर है, किस जगह पे इनपुट मांग रहा है, ठीक है। तो कुछ इनपुट वैल्यू डाल देनी चाहिए। यहाँ पे मांग रहे हैं एंटर एरे ए, एंटर एरे बी, और फिर यहाँ पे रिजल्ट एरे सी इज ये, ठीक है। आई थिंक अब चलेगा, सही है। इसको रन करते हैं। तो स्वीट सा सिंपल सा कोड आपका बन चुका है यहाँ पे एक। तो सबसे पहले ये मांग रहा है डायमेंशन, तो डायमेंशन देते हैं, लेट्स कॉल 2 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। तो आपको 2 रोज होंगी, 1 रो 2 रो, और उसके अंदर हर रो के अंदर आपके 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंटर एरे ए, तो फर्स्ट एरे डालते हैं। तो फर्स्ट एरे लेट्स कॉल 3 2 -1 4 7 2। तो ये आपका फर्स्ट एरे हो गया इनपुट। अब दूसरा एरे मांग रहा है। तो दूसरा एरे लेट्स कॉल 9 -1 -3 4 5 6, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, और थोड़ा अलग तरीके से प्रिंट हुआ है, बिकॉज यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा था मैंने, ये हमेशा भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट आएगा, प्रिंट एलन नहीं आएगा। ये देख रहे हो आपका अलग अलग लाइन में जा रहा है, बट कोई बात नहीं। आपका यहाँ पे जो एरे का रिजल्ट था वो आपका सिंपली आ चुका है सी के अंदर। और अगर आप इन दोनों एरेज को ऐड करोगे, इन दोनों मेट्रिसेस को सेल बाय सेल, तो देख रहे हो 3 + 9 = 12, फिर ये 2 - 1 = 1, फिर ये वाला -1 -3 = -4, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका एरे का जो मैट्रिक्स का जो आपका एडिशन का रिजल्ट है वो यहाँ पे आपका आ चुका है। इसी तरीके से आप चाहो तो आप मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल आपको पता ही होगा। सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन से पहले कि जो पहले वाले एरे की जो रोज है, पहले वाले एरे का कॉलम्स दूसरे वाले एरे की रोज के बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये आपको रूल पता है। आपको देखना होगा पहले वाले एरे की जो कॉलम्स है वो दूसरे वाले एरे के रोज के इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक एरे की रोज मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले एरे का कॉलम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, आपका असाइनमेंट हो गया फिलहाल के लिए, कि आपको एरे मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर आपसे होता है तो ठीक है, वरना अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और भी एरेस के अंदर जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।